ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਅਨਮੋਲ ਕੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਵੈਲਬੀਇੰਗ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਲੀਡ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੇ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਐਨਐਚਐਸ ਦੇ। ਸੰਜੇ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਵੈਲਬੀਇੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। जी नमस्कार। तो आज ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ diagnosis and management of common chest disease ਦੀ। So my first question to you, why are chest disease are so common? सो चेस्ट डिजीज जो हम देखते हैं हमारे समाज में बहुत सारे लोगों को लॉन्ग टर्म कंडीशन होते हैं। आइदर ये एलर्जी से रिलेटेड हो, इन्फेक्शन से रिलेटेड हो, बिकॉज ये सांस की बीमारियां होती हैं और हम सब सांस पे ही जिंदा रहते हैं। वो एक आपकी बहुत ही ज़रूरत होती है जिंदा रहने के लिए, और इन्वायरमेंट से बहुत मच जुड़ा रहता है आपका लंग्स। इसीलिए सांस की बीमारियां बहुत कॉमन होती हैं। इसमें सबसे ज़्यादा कॉमन हमारे समाज में और पब्लिक के बीच में आस्थमा है। लोग स्मोकिंग करते हैं तो उसके चलते परेशानियां होती हैं। डिफरेंट टाइप के वायरसेस होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं जो आपको चेस्ट में इन्फेक्शन कर सकते हैं, और लंबे समय तक बीमारियां होने से, स्मोकिंग से, कुछ फैमिली हिस्ट्री होने से लोगों में और सारी लंग रिलेटेड बीमारियां हो जाती हैं, जो कि आप उस लंग कैंसर भी लास्ट में होते हैं। So what are the early warning sign ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆਪਣੀ ਚੈਸਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ? अर्ली साइन ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। छाती के समस्या में दो परेशानियां बहुत ही कॉमन है। एक तो आपको खांसी होती है। खांसी जो है वो अगर लंबे वक्त तक हो, अगर वो 4 हफ्ते, 6 हफ्ते, 8 हफ्ते तक लगातार हो और नहीं जाए, तो आपको इस पे अपने डॉक्टर से सलाह मशविरा ज़रूर लेना चाहिए। दूसरी, अगर आपको सांस लेने में तकलीफ हो, जब आप कोई काम करते हों, चलते फिरते हों, या आप रात में जब सोते हैं उस समय आप जग जाएं बिकॉज आप सांस नहीं ले पा रहे हैं अच्छे से, तो वो भी किसी बीमारी के संकेत हो सकते हैं। तो आपको अपने डॉक्टरों से सलाह लेनी चाहिए। अगर आपको कोई पहले से डायग्नोज सांस की बीमारियां हैं और जो मेडिसिन पे आप हैं वो अगर काम नहीं कर रहा, या आपका लाइफ जो है उससे अफेक्टेड हो रहा है, तो फिर आप ज़रूर अगेन सलाह लें कि उसमें कहीं चेंज करने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। किस तरह से पता लगाया जा सकता है कि ये नॉर्मल कफ है या ये कुछ सीरियस हेल्थ कंडीशन भी हो सकती है? नॉर्मल कफ हर एक लोगों को आज न कल अपने लाइफ में कॉफ होता ही है, और ये कॉमन कॉफ जो है ये आपको या तो किसी इन्फेक्शन से हो सकता है, चाहे ये इन्फेक्शन आपके अपर एयरवे जो कि थ्रोट हुआ, आपके फेरिंग्स हुए जिसे कि अपर एयरवे बोला जाता है, उसमें इन्फेक्शन से सूजन की तरह के कारण हो सकता है। कभी कभी लोगों को अगर हार्ट बर्न हो रहा है, अगर कोई रिफ्लक्स की समस्याएं हैं, तो उससे भी लोगों को खांसी होती है। किसी आदमी को अगर उसको एलर्जी बोलते हैं, एलर्जिक राइनाइटिस है, या नाक से पानी चूता है, या वो पीछे की तरफ आपके गले में जा रहा हो, तो उससे भी आपको खांसी हो सकती है। बट अगर खांसी 8 हफ्ते से ज़्यादा तक रहे और जो धीरे-धीरे अगर वो और बढ़ता चला जाए, तो फिर उस समय आपको ज़रूर डॉक्टरों से सलाह लेनी चाहिए। अगर आप किसी छाती रिलेटेड समस्या से परेशान हो, लाइक अस्थमा है, या आप स्मोकिंग करते हैं, या अगर आप जब खाँसी करते हैं तो उसमें कोई व्हीज़ टाइप का नॉइज़ हो रहा हो, या आपके बलगम में कभी ब्लड आ जाए, तो फिर ये समस्या किसी गंभीर बीमारी की तरफ संकेत दे सकते हैं। बिल्कुल, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਫ के अंदर अगर ब्लड आ जाए,
ਸੋ ਅਗਰ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ जाना चाहिए और डॉक्टर ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? अगर ये बार-बार हो, तो ये समस्या का आप ज़रूर अपने डॉक्टर से मशविरा करें। अगर ये एक बार हुआ और उसके बाद फिर बंद हो गया, तो भी आप ये प्रयास करें जानने का कि ये क्यों हुआ। हुँ, अगर ये जैसा आपके गले में खराश थी और कहीं वहाँ से ब्लड निकल गया जब आप ज़ोर से खाँसी कर रहे हों या आपके आपके नोज़ के पीछे वाले हिस्से से आया हो या नोज़ के आगे वाले हिस्से से आया हो, तो ये खुद ही बंद हो जाता है और फिर आपको दोबारा नहीं होता। या कुछ लोग ऐसे मेडिसिन पे होते हैं जिनको कि ब्लड क्लॉट की समस्या होती है, तो अगर वो आप उस पे हैं, तो बहुत कम मात्रा में उनको खाँसी में ब्लड आ सकता है। बट अगर ये बार-बार हो, तो आपको ज़रूर अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। बिल्कुल। चेस्ट एक्स-रे एंड सीटी स्कैन ऑलवेज नेसेसरी फॉर डायग्नोसिस? जी नहीं, अम, जो कोई भी इन्वेस्टिगेशन जो हम करते हैं एज़ अ चेस्ट फिजिशियन, वो तभी करते हैं जब हमें आपसे बात करने के बाद मुझे लगता है कि उसकी ज़रूरत है। हुँ, क्योंकि जो बहुत सारी ऐसी समस्याएँ हैं जैसे अस्थमा है, ये एक क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है। आप अपने मरीज़ से बातें करते हैं, उनके बारे में जानते हैं, वो क्या होता है, कैसे होता है, किस समय में होता है, किस चीज़ों से ये बढ़ जाता है या क्या करने से ये कम हो जाता है। ये सारी बातें और उनकी पुरानी कोई अगर बीमारियाँ हैं, कोई समस्याएँ हैं, कोई फैमिली हिस्ट्री है, कोई ट्रैवल हिस्ट्री है, ये सब हमें ज़्यादातर बता देते हैं कि ये किस किस बीमारी की तरफ ਸੰਕੇਤ ਕਰ ਰਹਾ ਹੈ। ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਸਥਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਕਿਹੜੇ ਮੋਸਟ ਕਾਮਨ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨੇ ਅਸਥਮਾ ਦੇ ਜੋ ਕਿ ਅਸਥਮਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਗਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ? एक तो सांस लेने में तकलीफ, जो कि जब वो चलते-फिरते हों या रात में सोते हों या अर्ली मॉर्निंग जब अस्थमा के मरीज़ जब जगते हैं, अगर उस समय उनकी साँसें अगर तेज़ चलती हों और साँस लेने के वक़्त या छोड़ने के वक़्त अगर आवाज़ सी आती हो, अगर वो घरघरी जैसा लगे, तो फिर वो अस्थमा कंट्रोल में नहीं होने के संकेत हो सकते हैं। बहुत सारे मरीज़ों को रात में खाँसी होती है, वो उठ के बैठ जाते हैं, उनकी नींदें डिस्टर्ब हो जाती हैं। अस्थमा बहुत तरह के होते हैं। कुछ लोगों को अस्थमा एलर्जी के चलते होते हैं, तो उनकी परेशानियाँ बढ़ जाती हैं अगर वो एलर्जेंस जो कि आस-पास हों, अगर धूल हो, धुआँ हो, स्मोकिंग हो इवन फ्रेग्रेंस डिफरेंट टाइप के फ्रेग्रेंस हैं, तो अगर उनके नज़दीक वो जब होते हैं या किसी एनिमल्स या पेट्स के नज़दीक होते हैं, तो फिर उनकी समस्याएँ बढ़ जाती बढ़ हैं। जाती है। So asthma is a lifelong condition? इट इज़ एन इन्फ्लेमेटरी कंडीशन तो हुँ, ये चूँकि ये एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, तो ये आपको लाइफ़ लॉन्ग परेशान कर सकता है। तो हुँ, मरीज़ों को इस पे ध्यान ये देना है कि हम इसको कैसे कंट्रोल में रखें। एक कॉमन अम, लोगों में कन्फ्यूज़न होता है कि कौन-सा दवाइयाँ ज़रूरत है अस्थमा के लिए और और वो क्या करते हैं जब जब उनका कंट्रोल हो जाता है सिम्पटम तो वो लेना छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये अब ठीक हो गया, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। जो कि एक एक गलत है, गलत। गलत सोच है। उन्हें अस्थमा के मेडिसिन्स हमेशा लेते रहने चाहिए, भले वो उसका डोज़ कम कर सकते हैं, अगर उससे उनको लगे कि हमको अभी भी अस्थमा कंट्रोल में है, हम अपना डेली लाइफ़ बहुत अच्छे से गुज़ार ले रहे हैं, हमें कोई परेशानियाँ नहीं हैं, हुँ, तो हुँ। डोज़ कम करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बिल्कुल नहीं बंद करना चाहिए। तो ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ कर रहे हैं निमोनिया एंड इन्फेक्शन दी। आई थिंक निमोनिया एंड इन्फेक्शन इज़ आल्सो पार्ट ऑफ द चेस्ट डिजीज़, राइट डॉक्टर जी? जी, जी। जी। राइट। तो जो इन्फेक्शन होते हैं हुँ, कॉमन जो हमारे अपने साथी हैं, जो लोग हैं, हुँ, कोई भी चीज़ चाहे वो वायरस हो या बैक्टीरिया हो, जब ये आपके लंग्स में जाते हैं,
तो फिर ये इन्फ्लेमेशन कर सकते हैं और हुँ, उस इन्फ्लेमेशन के चलते आपका लंग्स जो है उसमें थोड़ा-थोड़ा सूजन आ जाता है, थोड़ा-थोड़ा पानी जैसा हो जाता है। जैसे कि आप अगर कोई स्पॉन्ज है, अगर उसको आप बाल्टी में डाल दें पानी में, फूल तो जाता वो है। पूरा का पूरा फूल जाएगा। इसी तरह से आपका लंग्स में पूरे हमेशा हवा भरा रहता है और हुँ, उसमें बहुत सारे स्पॉन्ज की तरह ही पार्ट होते हैं। तो अगर उसमें सूजन आ गया, तो वो फूल जाते हैं। तो फिर आपको तकलीफ़ होती है साँस लेने में, चूँकि वो आपका लंग्स अच्छे से काम नहीं करता है। उसका एक्स-रे में जो है वो चेंज आना शुरू हो जाता है। फिर आपको एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़ती है। आप थोड़ा आराम करते हो और फिर उस समय जो है चूँकि आपके लंग्स के अंदर सूजन हो गई तो वो इरिटेट करता है और आप कॉफ़ करते हैं। उस समय आपको कफ़िंग हो सकता है, बलगम आ सकता है, बलगम में कभी-कभी खून आ सकता है, आपको बुखार हो सकता है, टेम्परेचर ज़्यादा हो सकता है। ये दोनों चीज़ या तो बैक्टीरिया से हो सकते हैं या वायरस से हो सकते हैं। तो जो लोग पहले से उनको कोई अगर छाती से रिलेटेड, लंग्स से रिलेटेड बीमारी हो लाइक अस्थमा हो, अगर वो स्मोकिंग करते हों, उनको डायबिटीज़ हो, अगर वो कोई ऐसे दवाइयों पे हों जिनसे कि उनका इम्यूनिटी कम हो, तो इन लोगों में इन्फेक्शन होने के चांसेस अधिक होते हैं। ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿ ਇਹ ਨਿਮੋਨੀਆ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਲੂ होया ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੋਲਡ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ हैं? तो न्यूमोनिया हम तब बोलते हैं मेडिकल भाषा में जब आपको अगर हम छाती का एक्स-रे कराते हों और हुँ, उसमें अगर पैच हो, उसमें अगर शैडो आ जाए, तो हम उसको न्यूमोनिया बोलते हैं। लेकिन जो जो लोगों में सिम्पटम होते हैं, वो या तो उनको खाँसी हो, उनको बुखार हो, उनको बलगम आने लगे और उनको लगे कि हम अगर चलते-फिरते हैं, तो हमको साँस बहुत तेज़ी से चल रहा है। तो ये वो सारे सिम्पटम्स होते हैं, लेकिन अगर हम उनका खून का जाँच करें या एक्स-रे कराएँ, तो उसमें क्या होता है कि इन्फेक्शन के कुछ मार्कर्स होते हैं, अगर वो बढ़ा हुआ आ रहा है, अगर एक्स-रे में शैडो आ रहा है, तब हम उसको न्यूमोनिया बोलते हैं। नहीं तो पहले हम इनको ब्रोंकाइटिस बोलते थे कि किसी भी इन्फेक्शन के चलते केवल सूजन हुआ है, बट वो कोई डैमेज नहीं किया है लंग्स में, कोई एक्स-रे में कुछ नहीं आ रहा है, तो उसको हम न्यूमोनिया नहीं बोलते हैं, उनको हम लोग अम, लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोलते हैं, जो कि केवल सूजन हुआ है बट ये कोई डैमेज नहीं किया है लंग्स में। सो व्हाट प्रिवेंटिव स्टेप्स लाइक वैक्सीन आर मोस्ट इफेक्टिव इन निमोनिया? हम एनएचएस में हर एक साल विंटर में चूँकि अभी अब विंटर आ रहा है, तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमें फ्लू से जो कि बहुत ही कॉमन होता है विंटर में, तो फ्लू बग जो होते हैं, इन्फ्लुएंजा के जो बग होते हैं, उनका वैक्सीनेशन लेना चाहिए। न्यूमोनिया का जैब जो है वो हर एक साल लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने 5 से 10 साल के अंतराल पहले लिया है, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपका वैक्सीनेशन जो आपने चाइल्डहुड में लिया है, वो भी आपको प्रोटेक्ट करता है। आजकल पैंडेमिक के बाद जो लोग हाई रिस्क मरीज़ होते हैं, उनको कोविड जैब भी दिया जाता है एनएचएस के तहत। तो आपके जो डॉक्टर्स हैं, उनको पता है कि आपको किस जैब कौन-सा जैब आपको ज़रूरत है, वो आपको लेटर्स भेजेंगे, वो आपको हुँ, कॉन्टैक्ट करेंगे और फिर आपको जैब ले लेने चाहिए। जैब थोड़ा अर्ली लेना चाहिए, बहुत लेट नहीं करना चाहिए। क्योंकि वायरसेस अगर उनका एनवायरनमेंट में अगर वो जब आ जाते हैं, तो हुँ। आप अगर उस स्थिति में हो, वहाँ से गुज़र रहे हो, आप लोगों से मिल-जुल रहे हो, आप भीड़-भाड़ वाले इलाके में जा रहे हो, तो आपको इन्फेक्शन होने के चांस होंगे। चांसेस बिल्कुल। डॉक्टर जी, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी, TB used to considered a disease of the past. So why are we still seeing cases today? टीबी एक तरह का न्यूमोनिया होता है। Mhm. ये एक बैक्टीरिया है, जो कि आपको और भी सारे बैक्टीरिया की तरह ये भी एक बैक्टीरिया होता है।
टीबी अनफॉर्चुनेटली अपने समाज में, स्पेशली एशियंस कम्युनिटी में, इन कंपैरिजन टू कॉकेशियन थोड़ा ज़्यादा होता है। टीबी अभी लास्ट के कुछ सालों में इसका प्रेवलेंस इंग्लैंड में बढ़ा है। ओके। हम सोचते थे कि ये शायद धीरे-धीरे समाप्त हो जाएगा, बट ये अभी दिख नहीं रहा। बट बात ये है कि अगर आप टीबी को डायग्नोज कर लें, तो हम्म। फिर ये एक क्यूरेटिव डिजीज़ है। आप इसको एंटीबायोटिक से क्योर कर सकते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि जब आप टीबी का दवाई शुरू करें, तो उसको बराबर लें, हम्म। उसको छोड़ें नहीं, उसको भूलें नहीं और जितने दिनों तक डॉक्टरों ने आपको सलाह दी है दवाई लेने की, वो हम्म। ज़रूर लें। अम, परेशानी लोगों को होती है दवाई लेने में, चूँकि एक लंबे समय तक दवाई लेनी पड़ती है। 6 महीने तक दवाई लेनी होती है और बहुत सारे कैप्सूल्स एंड टैबलेट्स होते हैं। लेकिन आपको उसमें सपोर्ट मिलेगा आपके डॉक्टर्स का और नर्सों का। वो बहुत ही इंटीग्रल पार्ट होते हैं। वो और भी देखते हैं कि आपके परिवार में कोई इन्फेक्टिव तो नहीं हो गया, जिनसे आप मिलते-जुलते हैं उनको तो समस्या नहीं हो गई। जो सिम्पटम है टीबी का, वो पहला सिम्पटम है कि आपको रात में बुखार आ सकता है। दूसरा है कि आपको भूख कम लग सकती है। तीसरा है कि आपका वज़न, इवन आपको खाना-पीना आप ठीक खा रहे हैं, आपके वज़न कम हो सकते हैं। आपको लंबे समय तक खाँसी, जो मैंने बताया 6 हफ्ते से 8 हफ्ते तक आपको खाँसी हो रही है, बलगम आ रहा हो, कभी-कभी बलगम में खून आ रहा हो, तो ये सारी की सारी जो सिम्पटम्स हैं, वो टीबी के और लक्षण दे सकते हैं। अगर आपको कभी टीबी पहले हुआ है, आपने टीबी का वैक्सीन नहीं लिया है या आपके परिवार में किसी को टीबी हुआ है या आप कहीं किसी ऐसे लोगों से मिले हैं या ऐसे क्षेत्र में काम करते हैं जहाँ पे कि टीबी का प्रेवलेंस ज़्यादा है, तो फिर आपको अपने डॉक्टरों से ज़रूर सलाह लेनी चाहिए। हम पहले एक्स-रे कराते हैं, बलगम का जाँच करते हैं और उससे ज़्यादातर केसेस में टीबी का डायग्नोसिस हो जाता है। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਲੈਸ ਸੋ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਹਾਊ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਰ ਬਰੀਥਿੰਗ ਐਕਸਰਸਾइज ਐਂਡ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਇਨ ਚੈਸਟ डिजीज रिकवरी अगर गल की जाए बहुत अच्छा सवाल आपने किया। हेल्थी लिविंग एंड हेल्थी ईटिंग इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू कीप योर हेल्थ बेटर। और छाती की भी जो बीमारियां हैं, उसमें भी इसका बहुत बड़ा योगदान है। आप इसको कंट्रोल में रखेंगे या आप इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। हम्म। जहाँ तक इन्फेक्शन की बातें हैं, सब कुछ तो प्रिवेंट नहीं हो सकता, लेकिन तब भी ऐसे जगहों पे जाना, ऐसे लोगों से मिलना जिनको अगर कोई इन्फेक्शन है, अगर उससे बचाव कर सकते हैं, मास्क पहन सकते हैं, कम से कम ऐसे लोगों में जो जिनका इम्यूनिटी कमज़ोर है, जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, अगर वो डायबिटिक हैं, अगर वो किसी मेडिसिन पे हैं जो कि उनका इम्यून सिस्टम को कम किए हुए है, तो फिर उनको परहेज़ करना चाहिए। डॉक्टर्स आपको सलाह देंगे विंटर्स में एंड साल में वैक्सीन लेने के लिए, वो बहुत ही ज़रूरी है। आप ज़रूर उनकी सलाह मानें और उनको लें, चूँकि उससे 100% तो कम नहीं किया जा सकता, लेकिन इससे बहुत अच्छा आपको फ़ायदा होगा। कम से कम आपकी जो बीमारी अगर हो भी जाती है, तो फिर वो उतना ज़्यादा सीवियर नहीं होगा, उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा आपके लिए। जो आप अपना आपका खान-पान है, अगर आप वो हेल्थी डाइट लेते हैं, अपने बॉडी वेट को नॉर्मल रखते हैं, बढ़ने नहीं देते हैं, आप डेली कुछ न कुछ फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं, एक्सरसाइज़ करते हैं, वॉक पे जाते हैं, सिंपल ब्रिस्क वॉक करते हैं, अम, बाहर में कहीं भी किसी फ़ील्ड में, किसी भी गार्डन में जाके आप थोड़ा-सा समय बिताते हैं, तो इनसे आपको बहुत फ़ायदा होगा। सभी लोग तो जिम नहीं जा पाते, मगर अगर आपको शौक है, अगर आप अपने हेल्थ में और फिट न रहना चाहते हैं, तो लोग पर्सनल ट्रेनर भी रखते हैं, बट वो एक अलग चीज़ है।
बट नॉर्मल लोगों के लिए अगर आप healthy diet, going out, do physical activities, even a step counter, doing every day a little bit more can keep you more fitter and then you can carry on with your life. One important thing जो मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप में से किन्हीं को भी अगर आप लंबे समय से लंग्स से रिलेटेड बीमारी से जूझ रहे हों, अगर आप मेडिसिन पे हों, स्पेशली इन्हेलर पे हों, तो इन्हेलर छोड़ें नहीं। जैसा मैंने पहले बताया, डोज आप कम कर सकते हैं अगर आपका आपका बीमारी या आपका सिम्टम्स कंट्रोल में है, लेकिन हमेशा छोड़ने से पहले या कम करने से पहले डॉक्टर या स्पेशलिस्ट नर्सेस का सलाह ज़रूर लें। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਡਾਕਟਰ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਸਥਮਾ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟਿਊਬਰਕਲੋਸਿਸ ਹੋ। ਸੋ ਹੋਪ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਯੂਸਫੁਲ ਹੋਏਗੀ। ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸੰਜੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਵੈਲਬੀਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਸਕਾਈ 761। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।